कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी और तनाजा हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। एहतजाज दर एहतजाज जारी है। मुस्लिम तालिबात हिजाब पर डटी हुई हैं और उसे अपना आईनी हक बना रही है। तालिबात का कहना है कि हिजाब से उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जबकि दूसरी जानिब भगवा शॉल में एहतजाजी इस हिजाब को उतार फेंकना चाहते हैं। इसी ज़मन में गुज़िश्ता रोज कई इलाकों में हंगामे देखने को मिले। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। रियासती हुकूमत और हाई कोर्ट ने अमन बरकरार रखने की अपील की। Whatever the act by the gundas of BJP and ABVP, what they have taken step in colleges in terms of removing the Indian flag and hoisting the Bhagwa flag and also attacking the colleges, it is totally unconstitutional. It is unsafe for whole educational system. So this has to be stopped, and police should come into an action, and government should take, and police and department should take a strict action against them. वायलेंस हुआ कर्नाटक का एक खतरनाक इंसिडेंट हम लोग बोलने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि एक कैंपस का अंदर वैसा एक वायलेंस, आई थिंक दिस फर्स्ट टाइम एक बहुत सारे साल में के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा एक ही दिन में एक वायलेंस चल रहा हो। एक ये बहुत क्या है डरने वाला वैसा एक सिचुएशन इधर कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट इधर लेके है। Actually, as a student and as a activist, I can say this is purely a violation of the fundamental rights. The students who are asking for their rights are being denied from the classrooms and are being deprived from getting educations. Now they are being attacked from ABVP guns. This is the real violation of the fundamental rights, I can say. And those people who are trying to backing up the ABVP guns, is clear that the BJP government and Sangha Parivara is backing up them. We are running more than 5,000 plus number of colleges, PU colleges in Karnataka. Out of that, the whole situation was under control till 1st of this month. Only when some political party instigated, there was a reaction from the other section of the society also. Even today, more than 5,000 colleges has run as it was running earlier. The attendance of the students was really good. Students always wants classes to be run. So, but some miscreants who want to disturb, who wanted to create some violence, did something in 12 or 13 colleges. So, but government is capable of handling them, and we also appeal to the students and general public that the matter, since matter is in the court, let the judgment comes, and we as a good citizen of the country should abide by the judgment of the court and don't take law into your hands. कर्नाटक वजीर तालीम BC नागेश ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 5,000 से जायद कॉलेज चलाए जाते हैं और सब जगह अमन बरकरार है, सिवाय चंद जगहों के जहां कुछ शरपसंद अनासिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत हालात पर काबू पा लेगी। फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। डिसिप्लिन, डिग्निटी, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रोविगेटिव है, और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, डिग्निटी क्या होना चाहिए, ये उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की अपना प्रोविगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं, वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ये सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। आप जो है हमेशा चाहते रहे कि वो आइसोलेशन में रहें,
अब स्कूल ने कह दिया कि साहब आपकी एक अलग से आप बैठिए, आप लोग जो लोग कहते हैं कि हम बिना इसके नहीं बैठेंगे, तो आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन में जो है वो आप तरक्की के रास्ते पे नहीं चल सकते। इथे मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी जो कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मलाला ने ट्वीट किया कि बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। मलाला ने लिखा कि खवातीन की तज़ीम यानी गोश्त और खून से बनी शय तस्वुर करने की सोच बरकरार है। उनसे कम या ज्यादा लिबास पहनने के मामले में एतराजात बरकरार है। मलाला ने सियासी लीडरों से मुस्लिम खवातीन को हाशिए पर धकेलने की कोशिशों को रोकने की अपील। वाज़ेह रही कि गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक में लड़कियों के एक सरकारी कॉलेज में कुछ तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया गया था, जिस पर तनाज़ा हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है। कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, इस मामले को लेकर के कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार तो है, जिस तरह से कर्नाटक के वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन ये मामला पूरी तरह से अब सियासी होता जा रहा है। जी बिल्कुल भी, ये पूरा मामला जो है सियासी मोड़ इख्तियार कर चुका है और अफसोस की बात है कि तशद्दुद और कशीदगी की वजह बन चुका है। इसीलिए रियासत के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने 3 दिनों तक के लिए हाई स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पूरे रियासत के तमाम निजी और सरकारी स्कूल आज से 3 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। तो आज दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट की एक रुकनी बेंच इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। एक रुकनी बेंच की क़यादत कर रहे जस्टिस कृष्णा दीक्षित ये पूरा मामला कल इस सिलसिले में फैसला सुनाएंगे। कल जो है पूरा दिन यानी हाईकोर्ट में कई घंटों तक इस पर बहस हुई है। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ने अपना मौकूफ रखा है, तो दूसरी तरफ देवदत्त कामत सीनियर हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने हिजाब पहनने वाली लड़कियों के हक में अपना मौकूफ रखा है। तो कुल मिलाकर आज फैसले आने की उम्मीद है। तो हम आज देख रहे हैं कि जहां पर हालात कशीदा हुए थे वहां पर हालात काबू में है। खास तौर पर शिवमोगा में आज भी जो है दिफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबरदस्त पुलिस तैनात की गई है। तो दूसरी तरफ ये मामला भी ज़ेरे बहस है कि पूरी आखिर ये क्या वजह है कि इस तरह का ये पूरा मामला इतना कशीदगी का रुख इख्तियार किया गया। हुकूमत भी इस पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर है। आज सुबह 11 बजे रियासत की काबीना मीटिंग होने वाली है, इसमें भी इस पर बहस हो सकती है। तो देखना ये होगा कि अदालत के फैसले के बाद क्या सूरत हाल बनती है, ये भी एक देखने की बात होगी। हम इस दौरान मंडिया की लड़की मुस्कान खान की हर तरफ से सताइश की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद ने 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मुस्कान खान जो कल कॉलेज दाखिल हो रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एहतजाज कर रहे तलबा का डट कर मुकाबला किया और बिला खौफ निडर होकर कॉलेज में दाखिल हुई। और ये पूरा मंजर जैसे ही सोशल मीडिया में आया तो हर तरफ इस पर भी काफी गुफ्तगू हुई, बहस हुई। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले की सताइश की है, इस लड़की की सताइश की है। तो हम देखते हैं कि एक जानिब मुस्लिम तंजीमें और इस पर ये कह रही हैं कि हिजाब मुसलमानों का हक है, मुस्लिम लड़कियों का हक है। तो किसी भी सूरत में से ये बुनियादी दस्तूर में दी गई आज़ादी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां सदियों से हिजाब पहनती हुई आ रही हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत इस बात पर अटल है कि ड्रेस कोड जो है उस पर अमल किया जाए, जो ड्रेस कोड बनाया गया है उसके तहत चला जाए, हुकूमत का ये कहना है। तो दोनों मौकूफ जो है आज अदालत के सामने है। देखना ये होगा कि अदालत का फैसला क्या होगा और किस तरह इस फैसले के बाद सूरत हाल बन सकती है। बहरहाल तमाम तलबा से ये अपील की जा रही है कि वो अमन व अमान बरकरार रखें, खास तौर पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। और जो एहतजाजात कल हुए हैं
आज क्योंकि हाई स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो कहीं जी। भी कोई एहतजाज अब तक देखने को नहीं मिला है। हालात एक तरह से पूरी तरह से काबू में हैं। देखना ये होगा कि अदालत के फैसले के बाद क्या कुछ सूरत हाल बनती है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के खुसूसी अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाकों से मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बम धमाका केस में 77 अफराद में 49 मुलजमीन को मुजरिम करार दिया, जबकि 28 अफराद को बरी कर दिया गया है। कसूरवार अफराद को आज सजा सुनाई जाएगी। 2008 में हुए सिलसिलावार बम धमाकों में 56 अफराद हलाक हुए थे। इस केस में तकरीबन 77 मुलजमान पर मुकदमा चलाया गया। 13 साल से ज्यादा पुराने केस में अदालत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में समाअत मुकम्मल की थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों से पूरा अहमदाबाद लर्ज उठा था। इस वाक़े में तकरीबन 56 अफराद हलाक और 200 से जायद जख्मी हुए थे। अहमदाबाद पुलिस ने दावा किया था कि इन धमाकों में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन से वाबस्ता लोग मुलव्विस थे। अब बात यूपी इलेक्शन की। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। 11 अजला की 58 सीटों के लिए पोलिंग होगी। पोलिंग पार्टियां आज पोलिंग मराकज के लिए रवाना होंगी। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और आगरा के तकरीबन 2 करोड़ 27 लाख वोटर 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले मरहले में योगी हुकूमत के 8 वज़रा की किस्मत दाव पर लगी है। Proper COVID protocol. All polling officials and the police personnel are fully vaccinated. Those who will be on the duty have been declared as frontline workers and they are fully vaccinated. And those which have been left with the second dose will also be necessarily covered in the next 10 days. On the polling booths, there should be absolutely a COVID arrangement. The thermal scanner, the mask, the sanitizers, they will be available, and the gloves, so that they can put the EVM and they should not be touched by anybody else. So those arrangements have been fully made, and so that there should be proper arrangement with the COVID. And we have also mentioned that all DOs will make adequate measures for biomedical waste collection and safe disposal shall be ensured at all polling stations as per the statutory requirement. And Commission has directed all DOs to ensure COVID protocols at all the polling stations. So we want to give a message that our voter is safe and our protocol is totally maintained at the polling station, so that the vote and the voter both should be safe. उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस आज अपना मंशूर जारी करेगी। लखनऊ दफ्तर में इजराई तकरीर में प्रियंका गांधी, अजय कुमार और दीगर लीडर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने अपने मंशूर को उन्नति विधान नाम दिया है। इससे कबल पार्टी नौजवानों और खवातीन के लिए अलहदा मंशूर जारी कर चुकी है। नौजवानों के लिए पार्टी भर्ती विधान और खवातीन के लिए शक्ति विधान जारी कर चुकी है। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस आज अपना मंशूर जारी करने जा रही है, हालांकि पहले ही खवातीन और नौजवानों के हवाले से जारी किया जा चुका है, तो क्या कुछ खास इस मंशूर के हवाले से उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल मुनव्वर, देखिए जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी ने अपने मंशूर जारी किए और उसमें खास तौर पर नौजवानों किसानों का बहुत ख्याल रखा गया, और साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिजली का एक बहुत बड़ा मसला स्टेट में है, उसको लेकर भी फ्री बिजली 300 यूनिट और 200 यूनिट की बात की गई। और इससे पहले ही बीजेपी ने ऐलान किया कि बिल जो है आधे कर दिए गए हैं बिजली के, तो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के भी मंशूर में यही उम्मीद की जा रही है कि इन चीजों का के ऊपर खास तवज्जो दी जाएगी। खास तौर पर जो खवातीन हैं उनकी तालीम को लेकर, और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ऐलान भी किया कि हाई स्कूल और इंटर तक की एजुकेशन जो है वो फ्री हो, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मेडिकल की जो है बेहतर से बेहतर जो है सहूलियात वो आवाम को फराहम हो, और जो मेडिकल का एक बोझ होता है
लोगों पे कि वो बीमार पड़ते हैं और उसमें काफी पैसा उनका सर्फ होता है, तो उससे कहीं उनको आजादी मिले। जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर उनका मुफ्त और बेहतर अच्छा इलाज हो। प्रियंका गांधी ने खुद अपने जो अवामी रैलियां हैं जो और आवाम को जब भी खिताब किया है इसका जिक्र किया। इसके साथ ही किसान का जो एक बड़ा मुद्दा खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं और उसको मंशूर में शामिल किया जा सकता है। खासतौर पर खेती किसानी के लिए बिजली का जो एक बड़ा इशू रहता है उसको कांग्रेस भी अपने मंशूर में शामिल करेगी। और इसके साथ ही जो वाजिब दाम है फसलों का, जिसके लिए हमेशा से एक किसान जो है वो किसानों के हवाले से वाजिब दाम जो एक बड़ा मुद्दा है और किसान भी उस मुद्दे को लेकर के डटे हुए हैं। तंजीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कनाडा में बड़े पैमाने पर जारी एहतजाज के पेश नजर ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान से कनाडा का सफर करने का इरादा रखने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कमीशन की एडवाइजरी के मुताबिक ओटावा समेत कई बड़े शहरों में जारी एहतजाज के सबब सड़कें जाम हैं, जिसका असर आमदोरफ्त और अशियाए जरूरिया की ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है। खाने पीने की अशिया की किल्लत हो रही है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ओटावा में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कमीशन ने राब्ते के लिए हेल्पलाइन भी जारी किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वो कोविड से मुतल्लिक वैक्सीनेशन से मुतल्लिक तमाम कवानीन और पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाता। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है? कनाडा में इस टाइम में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, करीब एक हफ्ता हो चुका है। ऐसे में अब इंडियन हाई कमीशन ने एक एडवाइजरी निकाली है उन तमाम लोगों के लिए जो या तो कनाडा में रहते हैं या कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं। और ये खास तौर से कहा गया है कि जो बड़े शहर कनाडा के हैं जिसमें वैंकूवर है या ओटावा है, तो यहाँ पर या टोरंटो है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेजेस हैं। और एडवाइजरी में ये कहा गया है कि जो भी भारतीय वहां पर हैं या जाने वाले हैं तो वो कॉशन में रहें, अलर्ट रहें। और साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट जहां हो रहे हैं, जहां पर लार्ज गैदरिंग्स है, उस जगह पर वो ना जाएं। और खासतौर से लोकल मीडिया को मॉनिटर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट के चलते वहां पर जो मूवमेंट है वहां लाइफ वो अस्त व्यस्त हो गई है, खाने पीने की भी चीजों में कमी हो गई है। तो ऐसे में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं वो टोरंटो या वैंकूवर में या ओटावा में जो हमारे इंडियन मिशन हैं वहां पर वो संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अगर कहीं कोई भी भारतीय फंसा हुआ तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं इंडियन हाई कमीशन को ताकि उनकी मदद की जाए। शैलेंद्र, क्या अभी तक कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा जो हेल्पलाइन के जरिए कोई कॉल आया हो जहां पर किसी हिंदुस्तानी को मदद की जरूरत पड़ी हो अभी तक? नहीं, अभी तक ये हेल्पलाइन नंबर कल देर शाम ही जारी किया गया, तो अभी तक अपडेट इस पे मिला नहीं है। हालांकि ये लोकल हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर उसको कहा गया है। और ये उन लोगों के लिए है जो करंट जो हालात बने हुए हैं कनाडा में, अलग अलग शहरों में, जो भारतीय डिस्ट्रेस में होंगे वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या मदद पोर्टल mother.gov.in जो पोर्टल है वहां पर जाके भी वो अपनी जो परेशानी है उसको बयां कर सकते हैं, ताकि इंडियन ऑफिशियल जो है उनकी मदद के लिए आगे आ सकें। लेकिन फिलहाल कितने कॉल किए गए इसकी जानकारी समय नहीं आई। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजारत आयुष की जानिब से यूनानी से मुतल्लिक दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की गई है। वजारत की जानिब से यूनानी कॉलेजों को कहा गया है कि वो BUMS के लिए दाखिलों में 10वीं क्लास उर्दू, फारसी, अरबी की लाजमियत को जरूरी करार न दें, बल्कि दूसरे उम्मीदवारों को भी दाखिला दें। दूसरी जानिब इस पूरे मामले पर यूनानी से जुड़े तंजीमों ने वजारत के फैसले की मजम्मत भी की है। यूनानी से मुतल्लिक तंजीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बराए फरोग़ तिब्बी यूनानी ने मजम्मती बयान जारी किया है। तंजीम का एक हंगामी इजलास दरियागंज में मुनक्किद हुआ, जिसमें वजारत आयुष के जरिए BUMS में दाखिले के लिए लाजमी उर्दू जबान को खत्म करने के तुगलकी फरमान की सख्त मजम्मत की गई है। एक्शन कमेटी का कहना है कि वजारत आयुष का ये फैसला इम्तियाजी है और इससे यूनानी तिब को खतरा है।
दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्यों ये चेंज की जा रही है खुरम, और इस चेंज से क्या कुछ असर पड़ेगा? अगर हम आयुष की बात करते हैं, तिब्बी यूनान की हम बात करते हैं। देखिए, अभी जो ईमेल के जरिए से कॉलेजों को कहा गया है कि 10वीं क्लास में उर्दू, अरबी, फारसी का जिस तरह से होना जरूरी था जी, उसको लाजमियत उसकी जो है खत्म कर दी गई है, बल्कि जो दूसरे उम्मीदवार आएंगे उनको भी एडमिशन दिया जाए, दाखिला दिया जाए, क्योंकि BOMS में भी जो दाखिले होते हैं वो जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पर, जिसको नीट कहा जाता है, उसके जरिए से होता है। अब इसका सीधे तौर पर 2 तरीके से असर होगा। एक तो ये कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो इसमें आ सकेंगे सीधे तौर पर, और अगर देखें तो इसमें जो उर्दू पढ़ने वाले ज्यादातर लोग आते थे 80-90%, और खासतौर से मुस्लिम से जो इसमें ज्यादा उर्दू पढ़ते हैं वो लोग इसमें आ जाते थे। एक तो इसमें दूसरे लोग आ सकेंगे, एक पहलू ये है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर क्योंकि इसका पूरा लिटरेचर यूनानी का और तमाम चीजें जो कि अरबी और फारसी जबान से आई हैं, जिस तरह से इसको ट्रांसलेट कर लिया गया था इस पूरी पैथी को, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अंग्रेजी में एलोपैथी है, होम्योपैथी है, या सिद्धा जो है तमिल में है। तो इसी तरीके से उर्दू में, फारसी में और अरबी में यूनानी का तमाम लिटरेचर है। अब दूसरे कैंडिडेट आएंगे तो शायद वो महारत उस तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अब वो इस जबान के पढ़ने वाले हासिल कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी खुरम, इससे काफी असर पड़ेगा, खासतौर से जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं उन पर काफी असर पड़ेगा इस चेंज से। बेहद शुक्रिया खुरम आपका। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें शेमोगा की फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में तिरंगा लहराया गया है। NSUI के कारकुनों ने तिरंगा लहराया है। कल इसी मकाम पर भगवा झंडा लहराया गया था। हिजाब मुखालिफ एहतजाज के दौरान भगवा झंडा लहराया गया था। भगवा झंडा लहराए जाने की हर तरफ मजम्मत की गई थी। आज इस मकाम पर तिरंगा लहराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेमोगा की फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में तिरंगा लहराया गया है। NSUI के कारकुनों ने उसी मकाम पर तिरंगा लहराया है जहां पर कल भगवा झंडा लहराया गया था। आपको बता दें हिजाब मुखालिफ एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंदों ने भगवा झंडा लहराया था। आज उसी मकाम पर तिरंगा लहराया गया है। तिरंगा हटाकर भगवा झंडा कल लहराया गया था। आज उसी मकाम पर NSUI के कारकुनों ने तिरंगा लहराया है। कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर के तनाज़ा जारी है। इस बीच आपको अहम खबर बता रहे हैं, शेमोगा की फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में तिरंगा लहराया गया है। मुस्लिम तालिबात लगातार हिजाब के हवाले से एहतजाज कर रही हैं। हिजाब पहनना कानूनी हक है, इस बात के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच कल भगवा झंडा लहराया गया था। हिजाब मुखालिफ एहतजाज के दौरान भगवा झंडा लहराया गया था और आज उसी मकाम पर शेमोगा की फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में NSUI के कारकुनों ने तिरंगा लहराया है।